तो आज हम लोगों को यहाँ पे इवोल्यूशन का जो पोर्शन है, लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी का, वो हम देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है। ओके, तो ये ब्रीफ अकाउंट जो है इवोल्यूशन, ये हम देखेंगे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज नंबर 140 पे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये दिया हुआ है, ये आज हम लोग देखेंगे। और फाइनली आज आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सभी लोग, सॉल्व किए? लगता है सभी से बन गया है, क्योंकि डाउट के नंबर नहीं आए मुझे। एक या दो लोगों ने एक या दो डाउट पूछे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भेज दिए ठीक है, जिसका प्रॉब्लम था पर्सनल उसे मैंने समझा दिया हूं, ठीक है। और सभी को मैंने कल इवनिंग तक के का टाइम दिया था, ठीक है। बहुत से लोग भेज दिए हैं। यस बेटा, आपको समझाने का हूं। आपका 81 नहीं आया ना आपको? ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी लोगों के किसी के डाउट जिसके आए उनको समझा दिया, जिसके अभी पेंडिंग है उसको समझा दूंगा, जिसके नहीं आए उसका टाइम गया अब। ओके, आप सभी लोग पोला मना रहे हैं तो उनको पोला मनाने दो। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस बार टेस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अभी आज हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन का आगे का पार्ट मीन्स लास्ट पोर्शन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आपका ये इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक और वर्क दिया था, कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, याद आ रहा है? जिसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लिस्टिंग करना था। तो इसका भी जो है आज इवनिंग तक के लास्ट डेट रहेगा। कौन सा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ये लिंक जनरेट कर रहा हूं यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को मैंने कुछ केमिकल्स के नेम्स जो है, एंजाइम्स के नेम्स, ये सारी चीजें कहा था आप लोगों को बताने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन जो है आप लोगों को कंप्लीट करना था, ये कंप्लीट किया आप लोगों ने। अब इसका लिंक जो है जनरेट नहीं किया था, आज इसका लिंक जनरेट हो गया, ठीक है। आज हो जाएगा, नहीं तो क्या बोल रहे हो बेटा रेली? ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं पहले से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले कल कल हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है टोटल 3 पर बेस्ड चैप्टर है। इसमें मैंने आप लोगों को केमिकल्स के नेम और उनके फंक्शन, इसमें मैंने आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम और उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं उनका प्रोडक्शन, और उनका जो प्रोडक्शन है एंड अगेन उसके फंक्शन, ये सारी चीजें। और मतलब जितना भी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ये सारा पोर्शन जो है आप लोगों को दिया था। ये आपके होमवर्क थे, आई होप आपके कंप्लीट हो गए होंगे। यदि कंप्लीट हो गया होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझेगा, नहीं हुआ होगा तो ये चैप्टर आपको नहीं समझेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका आज का असाइनमेंट जो सबमिट करना है, ये आज का असाइनमेंट नहीं बेटा, ये आज असाइनमेंट इसे आपको सबमिट करना है। ये असाइनमेंट आपका जो है ये लास्ट वीक का असाइनमेंट है, समझ गए। और इसका डेडलाइन आज मैं 10 बजे तक के रख रहा हूँ, ठीक है। 10 PM के आपको पहले तक के ये वाला सारा सबमिट कर देना है, क्योंकि कल हम लोग ये फाइनली ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितने लोग पहले से कंप्लीट करके रखे होंगे उसके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं करके रखे होंगे उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज नेक्स्ट पीटीएम जब होगा तो नेक्स्ट पीटीएम में आप लोगों के लिए ये सारी रिपोर्ट जो है एक एक पेरेंट्स के पास उसका प्रिंट आउट जाने वाला है, समझ गए। और प्रिंट आउट जाएगा या फिर सॉफ्ट कॉपी जाएगी या जो भी होगा, या पीटीएम में मैं अनाउंस करूंगा पब्लिकली और उन्हें कहूंगा कि, और ये भी सिखा दूंगा कि कैसे देखना है। तो वो खुद आपके वहां पे पोर्टल पे जाके भी देख सकते हो, आपके मतलब गूगल क्लासरूम में जाके भी देख सकते हो। आप लोग बोलोगे कि नहीं हमारे पेरेंट्स इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो उनके पास हार्ड कॉपी भी जा सकता है एक एक बच्चे का। तो ये सारी चीजें मुझे आपकी रिपोर्टिंग चाहिए बेटा, ओके। और करने वाले तो कर ही रहे हैं बेटा। अब मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, जो नहीं करेगा उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा उनको मार मार के नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अब जमाना नहीं रहा ऐसा, है ना।
10 दिसंबर याद है ना, क्या मनाते हैं हम लोग? 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ तो भी वहां पे लॉन्च किया था, याद है? हाँ, तो बस अब जिन लोगों को मालूम है वो जानते हैं कि क्यों आपको प्रेशराइज करके नहीं पढ़ाया जा सकता। एक टाइम था तो डंडे से मारते थे, पढ़ाते थे, अब वो जमाना नहीं रहा ऐसा। ठीक है, लेकिन तो भी देखो इतना स्ट्रिक्टनेस आपके लिए है, बाकी थोड़ा सा पोलाइटनेस भी है। अब चॉइस आपकी है, कैरियर आपका है, लाइफ में बढ़ना आपको है। ओके, तो ये आपका वर्क रहेगा जो आपको कंप्लीट करना है। फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग इवोल्यूशन, जिसमें हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये वाला पोर्शन जो है आज हम लोगों को देखना है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम वैसे तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रीफ अकाउंट इवोल्यूशन हमारा? ये है बेटा, हम लोग देखो पानी से कैसे बाहर निकले, इस एनिमेशन में आपको दिखेगा। पानी में थे पहले, फिर धीरे से बाहर आए। देखो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, फिर एकदम से डायनासोर बने, सडनली डायनासोर गायब हो गए। फिर ये देखो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, और फाइनली देखो एक के बाद एक चेंजेस जो है, और इस तरह से हमारा आज का जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो आया है लाइफ में। कंटिन्यूअसली बेटा इवोल्यूशन चलते जा रहा है, कंटिन्यूअसली। लाइफ पानी से कैसे बाहर आई है, ये आपको मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। और ये पार्ट यदि आपने इस एनिमेशन को देख लिया और समझ लिए, तो ये समझ लो कि यही चीज है जो आज आपको पढ़नी है। समझ गए कि पहले ऑक्सीजन नहीं था, फिर धीरे से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया। पहले से प्रोकैरियोटिक थे, फिर धीरे से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, सन मून ये सब बने। फिर धीरे धीरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पंजेस, कोरल्स आए, और धीरे धीरे टेट्रापोड्स से होते हुए आज हमारा। तो ये इस तरह से जो ब्रीफ अकाउंट है इवोल्यूशन का, यहाँ पे हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो ब्रीफ अकाउंट जो है हमारे इवोल्यूशन का, तो सबसे पहले तो बेटा हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एरा हमने देखे थे, पीरियड हमने देखे थे, इपोक हमने देखे थे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसमें 4 एरा वैसे आपके एनसीईआरटी ने दिया है, जिसमें प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। याद होगा आप लोगों को? ओके, प्रोटेरोजोइक एरा जो होता है ये कब की बात है, ये आपको याद रखना है। MYA मिलियन ईयर एगो को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ जो है 2000 मिलियन ईयर एगो आया था। कुछ सेल्स में एबिलिटी थी जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकता था, मींस लाइट रिएक्शन चालू हुई, फोटोसिंथेसिस वहां पे हुआ। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो कि आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन चलते जा रहा है। पहली जो एक एरा जो कि 540 से लेके 252 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, जिसमें 6 पीरियड में इसको डिवाइड किया है, जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड आता है 540 से 490 मिलियन ईयर एगो। ऑर्डोविशियन आता है 490 से 433 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिलुरियन। सिलुरियन जो है ये 445 मिलियन ईयर एगो है। आपको याद होगा कम ओवर सम डे। फिर क्या आएगा? डेवोनियन। फिर कार्बोनिफेरस, याद आ रहा है? 405 मिलियन ईयर एगो। कार्बोनिफेरस 360 मिलियन ईयर एगो। परमियन, परमिंदर तिवारी जैसा, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, तो ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस आएगा परमियन के बाद। याद है बेटा? फिर धीरे से इन्वर्टिब्रेट्स आए। ट्रायलोबाइट्स पढ़े हैं हम लोगों ने, याद है? ये ऐसे दिखते थे 500 मिलियन ईयर एगो। फिर मछली थोड़ी सी पानी से बाहर निकली, थोड़े से प्लांट अपीयर हुए 450 मिलियन ईयर एगो। आर्थ्रोपोड्स लैंड्स पे देखने को मिले 400 मिलियन ईयर एगो। जॉलिस फिश इवॉल्व हुआ था 350 मिलियन ईयर एगो।
दिखाई दे रहा है बेटा? ये हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, याद होगा, सकिंग माउथ होता है इसका, याद है? ये इस तरह से, डर तो नहीं लग रहा ना पिक्चर्स देख के? तभी तो याद होगा बेटा। फिर उसके बाद लोब वाले फिन्स जो है, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स वाले फिश जो है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, जो मुंह किए पानी से बाहर जाते थे, फिर अंदर चले जाते थे, बाहर आते थे, अंदर चले जाते थे, मतलब कंप्लीटली एकदम से पानी में से बाहर नहीं निकले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके कुछ एंसेस्टर जो इवॉल्व हुए फर्स्ट एम्फीबियंस, तो एंसेस्टर्स जो था, आज हम मॉडर्न डे यदि हम देखें तो फ्रॉग और सालामंदर्स, वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉसिल्स जो है कोलियोकैंथ के, जिसे हम लोब फिन्स कहते हैं, एक फिश है बेटा, ये देखा जाता है, ये इस तरह से जो इसके फॉसिल्स देखने को मिले हैं। 1938 में जो लोब फिन्स है, जिसे हमने कोलियोकैंथ फिश के नाम से जाने, जो जनरली साउथ अफ्रीका में जो है बेटा, इसको पकड़ा जाता था बहुत ज्यादा, और आज के टाइम पे इसको एक्सटिंक्ट कर दिया गया है, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया ना ये तो। 325 मिलियन ईयर ओल्ड लोब फिन्स कोलियोकैंथ आज जो है यदि हम देखें तो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये है बेटा कोलियोकैंथ, बहुत नाम चलता है इस फिश का। ओके, धीरे धीरे डेवलपमेंट देखो कैसे हुआ है मछली से। फिर आगे जो अर्ली एम्फीबियंस थे, पहले लोब फिश थे, फिर अर्ली एम्फीबियन, उसके बाद फिर इश्यो फाइट्स हम कह सकते हैं, प्री हिस्टोरिक एम्फीबियंस, फिर वो आगे चल के फ्रॉग और सालामंदर में कन्वर्ट हो गए। पैलियोजोइक एरा जो है 320 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। वीड्स और कुछ प्लांट्स देखने को मिले। एम्फीबियंस जो है रेप्टाइल में इवॉल्व हो गया है, जिसके थिक सेल वाले एग थे, जो कि सन से ड्राई नहीं हो रहे थे, मतलब उसने अपने एग को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया इस तरह से, थिक सेल बन गई थी इसकी। फिर उसके बाद जिएंट फन जो है टेरिडोफाइट, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्रेजेंट थे। धीरे धीरे कोरल डिपॉजिट हुआ इसका, स्लोली स्लोली। नेक्स्ट आगे यदि हम देखें तो मीजोजोइक एरा जो कि 252 से 66 मिलियन ईयर एगो की बात है। रेप्टाइल और जिम्नोस्पर्म्स जो है, इनका एज कहलाता है मीजोजोइक एरा, जिसके 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। 230 मिलियन ईयर एगो, 208 मिलियन ईयर एगो, और क्रेटेशियस 144 मिलियन। 200 मिलियन ईयर एगो कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो है, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये इस्चियोसोर्स क्या होता है। तो ये जो है बेटा हमारे फिश के समान रेप्टाइल्स जो है ये आए। रेप्टाइल्स से डायनासोर्स बने, जिसमें क्या आएगा, टेरेनोसोर्स, रेक्स, ट्राइसेरेटॉप्स किस तरह से थी, इनका डेवलपमेंट जो है, ट्रैकेटॉप्स जो है, ठीक है, स्टेगोसोर्स आते हैं, ब्रैकियोसोर्स आते हैं। दिखाई दे रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है? पिक्चर देख लो बेटा फिर से। इस्चियोसोर्स थे। मैं थोड़ी देर के बाद फिर वही हमारा फ्लो डायग्राम जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो भी शेयर करूंगा। ओके, टायरेनोसोर्स रेक्स, फिर ट्राइसेरेटॉप्स, फिर स्टेगोसोर्स आएगा, इस तरह से दिखता था। उसके बाद फिर ब्रैकियोसोर्स। एनसीईआरटी ने इसमें एक डायग्राम जो है वो मेंशन भी किया है, कुछ इस तरह से रहते थे। सोचो मतलब एनिमल्स कैसे कैसे डेवलप हो रहे थे, कैसे कैसे चेंजेस आ रहा था उसमें। लार्जेस्ट डायनासोर जो थे वो थे कौन से, टेरेनोसोर रेक्स। 20 फीट हाइट के थे बेटा,
और टीथ भी देखो कितने खतरनाक हुआ करते थे। अब देखो ये ऐसा रियल पिक्चर नहीं है, बट हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है। ओके, टूथ बर्ड जो है इसमें इमर्ज होते थे। सिनोजोइक एरा जो होता है ये मैमल्स और एंजियोस्पर्म का एरा कहलाता है, जिसके 2 पीरियड्स है, क्वाटरनरी और टर्सरी। टर्सरी 66 मिलियन ईयर एगो की बात होती है और क्वाटरनरी 2 मिलियन ईयर एगो की बात होती है, जो कि एज ऑफ मैन कहलाता है। चिंपैंजी ऐप गोरिल्ला से हम लोग जो है कैसे डेवलप हुआ हमारा, ये इस बात का प्रूफ है। 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड हो गए, कुछ क्लाइमेटिक चेंज ऐसे आए कि सब कुछ खत्म कर दिया, और फिर उनका इवॉल्व हुआ बर्ड्स में। ठीक, इसमें से जो बच गए वो बर्ड्स बन गए। अब क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, बताओ। ऑब्वियसली पहले अंडा आया होगा ना, तभी तो मुर्गी आई, क्योंकि एकदम से इवॉल्व थोड़ी हुआ होगा, क्योंकि एक सेल्स थी ना, सेल्स ने अपने आप को डेवलप किया है। तो फर्स्ट मैमल्स जो है बेटा, उसके कुछ फॉसिल्स स्मॉल साइज के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जो इसमें समझाने जैसा है, बिकॉज हर चीज समझने वाली हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। साउथ अमेरिका के जो मैमल्स है वो हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, बियर्स, रैबिट, इसके समान दिखाई देते थे। देख लो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जो हुआ है, ये जानते हैं कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जो एक छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा जो है वो खसक के साइड में चला गया, और अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से क्या हुआ, ज्वाइन हो गया। तो यहाँ के जो एनिमल्स थे, ठीक है, जिसको हम फोना कहते हैं, दोनों के बीच में ब्रीडिंग हुआ और कुछ वहां पे अलग टाइप का इवोल्यूशन वहां पे देखने को मिला है। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सिपियल्स का हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखे, जो सरवाइव करते थे, कंपटीशन कम था उनका अदर मैमल्स के साथ, तो कम कंपटीशन में उन्होंने अपने आप को बेस्ट सरवाइव किया ज्यादा अच्छे से, वो अपने आप में क्या है, वो इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्लोरोफाइट सी जो होता है, क्लोरोफाइट्स हम एंसेस्टर्स कहते हैं। प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ इस चीज को बताया यहाँ पर। फिर ट्रैक्योफाइट्स जो एंसेस्टर था, फिर रेनिया टाइप प्लांट आए, और फिर सिलोफाइटोन आए। तो यहाँ पे देखो जो क्लोरोफाइट्स जो थे, इसका इवोल्यूशन जो है डायरेक्टली ब्रायोफाइटा में हो गया है। फिर ट्रैक्योफाइट्स रेनिया टाइप बन रहे थे, तो यहाँ से डायरेक्टली जोस्टेरोफाइलम, ठीक है, फिर अर्बोरेसेंट लेपर्ड और हर्बेसियस लाइकोपोड्स डेवलप हुए। फिर रेनिया टाइप प्लांट के बाद फाइनली सिलोफाइटोन आया। तो आगे के जितने भी एनिमल्स है सिलोफाइटोन से ही डेवलप हुए, जैसे सीड फन की बात कर लो, साइकस हो गया, कोनिफर्स हो गया, फंस हो गया, जिंको बाइलोवा हो गया, स्पिनोसाइड्स, ये सारे सिलोफाइटोन से ही इवॉल्व हुए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एंजियोस्पर्म जो इसका एंसेस्टर सीड फन है, डाइकोट फ्लावरिंग प्लांट मोनोकोट सीड फन, और इनका एंसेस्टर जो है ये फ्रैगमोस्पर्म आता है, तो जो आगे चल के साइकड और डाइकोट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, निटेल्स का जो एंसेस्टर्स है ये साइलोफाइटोन से। तो कोनिफर्स का एंसेस्टर कौन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस टेबल से ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि यहाँ पे सीड फन जो है कौन से पीरियड में देखा गया, कौन से एरा में आता है। तो पैलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस में सीड फन आता है, डेवोनियन में फ्रैगमोस्पर्म आता है, ट्राइएसिक में कुछ नहीं दिख रहा है, बट जुरासिक में हर्बेसियस, लाइकोपोड्स, फर्न, कोनिफर्स, साइकेड। तो क्वेश्चन इधर से पूछा जा सकता है और इधर से भी, ये याद रखना। एनिमल्स में सेम ऐसे ही हुआ, सबसे पहले जो रेप्टाइल थे जो आज एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन ये इसका इवोल्यूशन दो अलग अलग डायरेक्शन पे हुआ, जिसमें से एक सिनेप्सिड बना और दूसरा सोरोप्सिड बना। सिनेप्सिड और सोरोप्सिड के बाद सिनेप्सिड का जब इवॉल्व हुआ तो टर्टल भी इसी से बना, लिजार्ड भी इसी से बना, स्नेक्स भी इसी से बना, ठीक है, टॉर्टोइज भी इसी से बना। लेकिन इसका और जब इवॉल्व हुआ सोरोप्सिड का, तो एक यहाँ पे थिकोडोन्स बने, जो आगे चल के डायनासोर और क्रोकोडाइल को बनाया। ठीक है, और सिनेप्सिड जो है ये पॉलिकोसोर्स बने, पॉलिकोसोर से थ्रेप्सिड बने जो आज एक्सटिंक्ट हो चुका है, इससे बर्ड्स और मैमल्स बने। तो एग्जाम में बर्ड और मैमल का एंसेस्टर्स कौन है,
ये पूछा जाता है, या क्रोकोडाइल का एंसेस्टर्स कौन है ये पूछा जाता है, या फिर लिजार्ड का एंसेस्टर कौन है ये पूछा जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अभी समझ में आ गया बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा, अथर्व हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा आएगा, अभी क्लियर हुआ क्या? रिस्पॉन्स करो। इसमें सिर्फ एक चीज है और जो समझाने वाली है, इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा, सानिया बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मुझे, अगेन पूछो क्या बोलना चाह रहे हो। प्लांट वाला नहीं समझा, ठीक है जस्ट वेट, थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले आपके लिए स्लाइड निकाल लेता हूँ, स्लाइड पे कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। सबसे पहले तो लाइफ जो है, क्या चीज किसकी बात कर रहा हूँ, लाइफ जो लैंड पे जो सबसे पहले आई है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि लाइफ रेज्ड इन लैंड, लैंड पे जब लाइफ पहुंची तो कब पहुंची? तो ये सिल्यूरियन पीरियड, पैलियोजोइक एरा का, सिल्यूरियन पीरियड जो पैलियोजोइक एरा जो है इस टाइम पे आई थी। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे आए हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आपको लैंड पे देखने को मिले वो प्लांट ही थे। और प्लांट में भी कौन से प्लांट, मॉसेस और फर्न जो है। ओके, जो प्लांट आपको देखने को मिले वो थे मॉसेस एंड फर्न थे। फोन हैंग हो गया था, स्क्रीन नहीं दिख रही, सभी को स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या बेटा? जो राइट कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, हैंड रिटन से जो समझा रहा हूँ, दिख रहा है बाकी लोगों को, विजिबल है? हाँ, जिसके साथ प्रॉब्लम है रिज्वाइन कर लो, अभी दिख रहा है। ओके, तो अभी देखो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे आए वो प्लांट थे जिसमें मॉसेस और फर्न आते हैं। अब यहाँ पे रेप्टाइल्स जो है, ठीक है कुछ पॉइंट्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं किस पर, रेप्टाइल पर। तो रेप्टाइल कैसे इवॉल्व हुए, क्या क्या यहाँ पे आया है। तो रेप्टाइल जो इसमें हमने क्या देखा, एक सिनेप्सिड जो कि मैमल लाइक अर्ली रेप्टाइल था, और एक सोरोप्सिड जो लिजार्ड लाइक अर्ली रेप्टाइल था। तो रेप्टाइल को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है, याद रखना है आपको। रेप्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक क्या आएगा सिनेप्सिड, और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा सेरोप्सिड। ये थोड़े क्रिटिकल नेम है इसलिए ना मैं ड्राइंग से समझा दे रहा हूँ, तो नाम क्या याद हो जाएंगे इससे में, सोरोप्सिड और सिनेप्सिड। तो सोरोप्सिड क्या था, लिजार्ड लाइक अर्ली रेप्टाइल, क्या बोलेंगे इसे, इसे लिजार्ड लाइक अर्ली रेप्टाइल। और सिनेप्सिड जो है वो मैमल लाइक अर्ली रेप्टाइल है। मैमल लाइक अर्ली रेप्टाइल है। हाँ, कॉमन एंसेस्टर रेप्टाइल है बेटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो क्या है, सिनेप्सिड और सोरोप्सिड जो है ना, तो सिनेप्सिड जो आगे चल के इवॉल्व हुआ तो पॉलिकोसोर और थ्रेप्सिड बना।
किसकी बात हो रही है अभी? सिनेप्सिड की बात हो रही है। ठीक है, तो एक साइड हम सिनेप्सिड जो है और एक साइड हम सोरोप्सिड जो है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिनेप्सिड। तो सिनेप्सिड जब इवॉल्व हुआ तो ये किसमें गया? पॉलिकोसोर्स में। क्या बना? पॉलिकोसोर्स। और आगे चल के थ्रेप्सिड जो है और इवॉल्व हुआ तो थ्रेप्सिड। तो मैमल्स का एंसेस्टर जो था वो कौन था? थ्रेप्सिड था। थ्रेप्सिड जो है ये क्या है? एंसेस्टर्स ऑफ मैमल। मैमल का एंसेस्टर है। फिर इधर वाला हम देखते हैं, ये क्या था इधर? सोरोप्सिड। तो सोरोप्सिड इवॉल्व हुआ किसमें? थीकोडोंट में। और फिर ये थीकोडोंट का इवोल्यूशन हुआ डायनासोर में। किसमें इवॉल्व हो गया? ये डायनासोर में। और डायनासोर जो है ये क्या है? एंसेस्टर ऑफ बर्ड। लिखना सही हूं, लिख रहा हूं ना मैं? ये जो था ये कौन था? बर्ड का एंसेस्टर था। ओके, क्लियर हुआ? लेकिन डायनासोर एंड एक्सटिंक्ट हो गए एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। ओके, अल्टीमेटली लास्ट में हुआ क्या? डायनासोर्स जो थे ये एक्सटिंक्ट हो गए। कब एक्सटिंक्ट हुआ इनका? क्रिटेशियस पीरियड। ऑफ कौन सा एरा था? मीजोजोइक एरा। क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा जो है उसमें ये एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो अब हम लोग वापस से उस स्लाइड पे देखते हैं मैंने क्या समझाया। हाँ, दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है बेटा। तो देखो ये वाला पार्ट बता रहा था अर्ली रेप्टाइल, जिससे क्या है? सोरोप्सिड और सिनेप्सिड। फिर इधर साइड हमारे लेजार्ड का कौन से इवोल्यूशन हुआ? मैमल का एंसेस्टर कौन था? ये 350 250 300 बेटा वो मिलियन ईयर एगो है। कब देखने को मिले वो नंबर है वो। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे परमियन पीरियड जो है इसमें अर्बोरोसेंट लाइकोपोड जो थे ये देखने को मिले। फर्न जो है किस पीरियड में या किस एरा में आता है? तो फर्न मीजोजोइक एरा में आता है, इसका इवॉल्व हुआ। और जुरासिक पीरियड में फर्न जो है इवॉल्व हुआ है। जिंकोगो जो है उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुआ है। ब्रायोफाइट जो होता है सिनोजोइक एरा का टर्सरी जो पीरियड है इसमें इवॉल्व हुआ है। ये ऐसे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अथर्व आपको नहीं समझा था अभी, अब समझ गया होगा। तो दोनों भी एंगल से आपको क्वेश्चन, हाँ इन सबका एंसेस्टर क्लोरोफाइट्स है। ओके, तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बेटा? बढ़े आगे? अभी समझा? ओके, बहुत इजी है बेटा। सिर्फ थोड़ा सा आपको फोकस करना उस जगह पे। यदि वो हो गया क्लियर तो सारी चीजें आसानी से समझ जाती है। तो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन आगे आने वाले 15 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लग रहा है? इसके बाद माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर हम पढ़ेंगे। टोटल थ्योरी पर बेस्ड चैप्टर है। ये नहीं सोचना कि उसको बहुत लंबा खींचना है हमें, ठीक है? क्योंकि थ्योरी को खींच के कोई फायदा नहीं। जो समझने वाला चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, बहुत मजा आएगा उसमें, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, बट वो हम लास्ट में देखेंगे। तो उसके पहले क्या है, हमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा हमको एक क्यूरियोसिटी रहेगी और थोड़ा सा हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। किससे? एक माइक्रोब्स वेलफेयर खत्म कर दी तो हमको ऐसा लगता है कि चैप्टर हो गया है। वो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है बेटा। इसके पहले भी मेरे 2 लेक्चर और 1 लेक्चर में खत्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि टोटल स्लाइड से ही हमें देखना है, इसलिए ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूं मैं।
इंटरेस्टिंग चैप्टर था इवोल्यूशन वाला अभी तक का। अच्छा, कॉमन एंसेस्टर पूछा एनिमल के लिए, तो जो मैंने अभी समझाया वही, ठीक है। एनिमल का कॉमन एंसेस्टर और मैमल्स का सेम ही रहेगा ना। तो देखो ये मैमल या बर्ड, तो ये कहां से इवॉल्व हुआ? तो बर्ड पूछा तो आपको इधर आना है, और एनिमल पूछा तो इधर आना है, ठीक है बेटा। चलो, बोर तो नहीं लगा ना किसी को? सभी के लिए इंटरेस्टिंग था या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग बोर हो जाते हैं बेटा इस चैप्टर में, बट मैंने ऐसा कुछ भी बोर होने जैसा पढ़ाया नहीं हूं। हर चीज पे मैंने बहुत सारी स्टोरीज शेयर किया हूं आप लोगों के साथ। चलो बढ़ते आगे। और फाइनली इवोल्यूशन जो हुआ है ह्यूमन का, देखो ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ने के लिए बहुत डिटेल है, बहुत लेंदी है। आप स्टेट बोर्ड का बुक को भी रिफर करोगे तो वहां पे ऐसा लगता है कि क्या चीजें हैं ये, बट जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हो ना तो कंप्लीट इवोल्यूशन भूल जाते हो। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को इतना डेप्थ जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में अभी तक के क्वेश्चन आपको नीट में नहीं पूछे गए हैं, जब से नीट हुआ तब से तो नहीं पूछे। तो इसलिए बेटर ये है कि जितना हमारे एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, आवाज कम तो नहीं आ रही? माइक को ऊपर करूं क्या? अभी देखो, अभी अच्छा आ रहा होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो मैन का है, तो स्टार्टिंग जो होता है इनका ड्रायोपिथेकस से होता है। देखो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एक ट्रिक है बेटा इसकी, देखो डू रिमेंबर एप्पल हैज essential nutrient फॉर ह्यूमन। ऐसा ये ट्रिक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये रहेगा नहीं बाद में। तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा? ड्रायोपिथेकस आएगा बेटा, ये वाला। तो ड्रायोपिथेकस का डी, फिर रामापिथेकस आता आर, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। ये देखो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस आ गया। सबसे पहले सीक्वेंस याद कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन कब आए कैसे थे वो बाद में देखेंगे। फिर ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बाद हम जाते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। देखो डू रिमेंबर के बाद क्या हो गया? एप्पल है कि नहीं? तो फिर ए मींस क्या हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद रहेगा। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस होने के बाद होमो हैबिलिस। अब ये जो होमो हैबिलिस है तो यहाँ पे हैज यूज किया क्योंकि होमो सभी में सेम आएगा, तो हम आगे के लेंगे होमो हैबिलिस, ठीक है। फिर निनेंड्रंथेलेंसिस, फॉसिल्स, ऐसे टर्म यूज होंगे उसके आगे के लिए। ओके, तो यहाँ पे होमो हैबिलिस आता है, होमो हैबिलिस के बाद फिर होमो इरेक्टस आता है, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद होमो निनेंड्रंथेलेंसिस आता है, ठीक है। तो क्या हो गया? होमो हैबिलिस का एच, होमो इरेक्टस का ई, और एन, एन मींस निनेंड्रंथेलेंसिस। फिर होमो सेपियंस सेपियंस आएगा। क्या आ जाएगा? होमो सेपियंस सेपियंस। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं, होमो सेपियंस। तो पहली चीज तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, तो आप ये समझ सकते हो कि कौन सा एनिमल ह्यूमन पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। ट्रिक समझ में आ गया सभी को? अब इसमें हमको यही देखना है कि वो दिखता कैसे था और उनके फीचर्स कैसे थे, सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ गया बेटा? उतना ही पोर्शन हम लोगों को देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना। ओके, तो पहला आता है ड्रायोपिथेकस और दूसरा है रामापिथेकस। एक ऐप के समान था 15 मिलियन ईयर एगो। देखो राम मतलब मैन था ना, तो ये ह्यूमन लाइक ऐप था, ठीक है। बॉडी में बाल दिख रहे हैं, हेयर है, ठीक है। गोरिल्ला के समान चलता है, चिंपैंजी के समान चलता था ये। ड्रायोपिथेकस जो है मोर एप लाइक, ड्रायो, ड्रायो मतलब एप लाइक, रामा मतलब मोर, क्या कहेंगे हम?
रामापिथेकस को मैन लाइक, राम मैन है ना, राम याद रखो, राम एक ह्यूमन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर एप लाइक और मोर मैन लाइक, मतलब ये दिखते थे, एप लाइक दिखते थे और मैन लाइक दिखते थे। ये फेस इनका देख सकते हो आप, इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ड्रायोपिथेकस ऐप के समान था ये, बट ये थोड़ा सा मैन के समान था। याद रहेगा, इतना ही इस पे बनता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं आते। फिर इसके बाद देखो थोड़े से स्कल वगैरह जो देखने को मिले हैं, तो 3.3 से 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स जो ईस्टर्न अफ्रीका जो है वहां से जो है डिस्कवर्ड हुए इनके स्केलेटन। तो उससे हमें समझ में आया कि इनका हाइट जो है 4 फीट का हुआ करता था, और ये थोड़े से राइट वॉक करते थे। ओके, और इनके जो फॉसिल्स हैं मैन लाइक बोन्स जो है यूथोपिया और तंजानिया जो है यहां से ऑब्टेन किए हैं, ये मिले बेटा हमें। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहां से, यूथोपिया और तंजानिया से। इसके बाद फिर एस्ट्रोलोपिथेकस आया जो कि 2 मिलियन ईयर एगो जो है तब हुआ करता था। ईस्ट अफ्रीका में रहता था ये, और ईस्ट अफ्रीकन की जो ग्रास लैंड जो रहती थी वहां पे रहता था ये। हंटेड करता था स्टोन वेपन से, ठीक है, हंटिंग करना सीख गया था ये, और फ्रूट खाता था बेटा, मतलब पहले मीट खाना नहीं सीखा, पहले जो खाता था वो फ्रूट ही खाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा जो है मीट खाता था और कौन सा जो है फ्रूट खाता था। तो एस्ट्रोलोपिथेकस जो बेटा फ्रूट्स खाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। फिर आया होमो हैबिलिस। कौन आया, होमो हैबिलिस। 2 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। सबसे पहले बेटा ह्यूमन लाइक जो होमिनिड्स जो देखने को मिले वो होमो हैबिलिस थे। ओके, देखो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये पिक्चर से ही आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी बेटा। यहाँ पे इसका ब्रेन का कैपेसिटी डेवलप हुआ 650 से लेके 800 सीसी जो है, और ये भी मीट नहीं खाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है क्या ये मीट खाता था, नहीं। ओके, फिर आए होमो इरेक्टस, इरेक्ट हो गया बॉडी थोड़ा सा। 1.5 मिलियन ईयर एगो ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ गया, 900 सीसी हो गया था, और ये मीट खाता था बेटा। तो होमो इरेक्टस जो है, क्योंकि इसने फायर करना सीख लिया था, जंगल में आग लग गई, मीट जो पक गया उसको खा के देखा टेस्टी लगा, तो इसने मीट खाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद फिर आता है होमो निनेंडरथैलेंसिस। ये एक निनेंडरथल वैली जो है ऑस्ट्रेलिया में वहां पे हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम जो है ये दे दिया। 1 लाख से लेके 40,000 ईयर एगो के पहले की बात है ये। ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ गया है, 1400 सीसी आ गया है। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये रहता था, और अपने आप को इसने हाइड करना सीखा बेटा, कपड़े पहनना सीख लिया, मतलब सिंपल ये कह सकते हैं, और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया इसने, ठीक है। और ये बरीड करने लगा, मतलब जो जैसे डेड बॉडी जो है ना उसको अंदर दफनाने लगा, क्योंकि गंदा सा स्मेल आता था। तो थोड़ा सा इसने ब्रेन का कैपेसिटी डेवलप हो गया ना, तो ऑब्वियसली ये चीज तो रहेगी रहेगी। और आज हम लोग है बेटा मॉडर्न मैन, पेंटिंग डेंटिंग सारी चीजें। 75,000 से लेके 10,000 ईयर एगो की बात हो रही है बेटा, आइस एज कहलाती है ये। प्री हिस्टोरिक कैव आर्ट इसने डेवलप किया बेटा 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर करना सीखा, अपने आप का सेटलमेंट उसने सीखा 10,000 ईयर एगो। और उसके बाद आज हम लोग डिजिटलाइजेशन पे आ गए बेटा, इंटरनेट की दुनिया है, और सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है। आज आप घर पे बैठे हैं और अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये टेक्नोलॉजी है, इतना हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निनेंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस, इस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है बेटा। प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमंस, ये ट्रिक है, ये इसका सीक्वेंस है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और ये है होमिनिड फैमिली। ओके, हेलो, आर यू विथ मी? क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा, एकदम से बहुत बड़ा था, थोड़ा कम हो गया, 1600 सीसी तक के पहुंच गया था। तो कंपैरिजन हम स्कल का देखें तो एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो है सबसे पहले, फिर बेबी चिंपैंजी,
एडल्ट चिंपैंजी आपको ये पिक्चर्स में जो दिख रहा है किसका है, ठीक है। और स्कल जो है बेबी चिंपैंजी का एडल्ट के समान दिखता है, ह्यूमन स्कल जो है एडल्ट चिंपैंजी के स्कल से मिलता जुलता है, ठीक है। ये चीजें हैं थोड़ी सी याद रखने वाली है। और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे, इस चैप्टर में बहुत मजा आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अब किसी के भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो बेटा। 1450 सीसी के आसपास आएगा बेटा। सीसी मीन्स क्रेनियल कैपेसिटी होता है। क्या होता है? सीसी क्रेनियल कैपेसिटी होता है। ओके। हाँ, गाड़ी का सीसी और ब्रेन का सीसी जो है वो सेम आएगा। ओके, कैपेसिटी हो तो ओके। हाँ, इस चैप्टर का पीपीटी मिल जाएगा आपको। कल अथर बेटा आप क्लास में नहीं थे क्या? इसके पहले की क्लास अटेंड नहीं किया बेटा अथर आपने? बेटा मैंने 3 बार रिपीट किया हूँ, वो आप शायद क्लास में नहीं रहे होंगे फिर। समझा दे रहा हूँ बेटा, किसी के भी कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो, भागना नहीं है अभी। ये मत सोचो कि क्लास हो गया है। ये वाला पूछ रहे हो, ये हार्डी वेनबर्ग नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन वाला है। कंपैरिजन वाला ये समझा दिया ना बेटा मैंने? यस, ये वाला पार्ट हो चुका है। इवोल्यूशन के डाउट पूछो भी, इवोल्यूशन के प्रीवियस चैप्टर के कोई डाउट है तो टेक्स्ट करो, उस पर समझाऊंगा या पर्सनल लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस तरह से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये आपका एक नॉर्मल पीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल पीक मिड पीक जब बनता है तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन को ये सिलेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नेचर में सिर्फ एक मीन वैल्यू को ही सिलेक्ट किया है। लेकिन ये यहाँ से ग्राफ इधर साइड सरक गया तो इसको डायरेक्शनल कहते हैं। यहाँ पे स्टेबल था वो, बट उसने भाग गया, ये मान के चलो उस जगह से वो, तो उसको डायरेक्शनल। बट ये बीच वाला वहां से खत्म हो गया, दो एक्सट्रीम वैल्यू को जब सिलेक्ट करेगा तो इसको डिसरप्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे डिसरप्टिव कहते हैं। ये डायरेक्शनल नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे डिसरप्टिव आएगा। ओके। क्या बोल रहे नीना? मैं समझा नहीं। अथर्व क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करो। हाँ, पहला वाला स्टेबल है। हार्डेन और ओपेरिन वाला समझाऊं? अभी समझ गया बेटा? रेलिए आपने मुझे टेलीग्राम पे पूछे थे क्या? फिर अभी आप पूछ रहे हो? ठीक है, समझा देता हूँ। मैंने पहले कहा ना, डाउट के नंबर आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करना था। ठीक है, वेट करो, कल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ। 88 वाला जो है, अब बेटा भूलना नहीं है ना, नहीं तो नीट आपको भूल जाएगा फिर। ऐसा करना ही नहीं है। वो एक्सक्यूज मेरे पास चल जाएंगे बट नीट के पास नहीं चलेंगे। देखो, ये ओपरेन और हार्डेन का जो थ्योरी है, इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो लाइफ आई वो वाटर बॉडीज से आई है। मतलब वाटर बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहा था,
जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले फॉर्म हुए इस तरह से, और जब आपस में इनका वहां पे क्या कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ, तो उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो इसको सबसे पहले अबायोजेनेसिस कहा, फिर बायोजेनेसिस हुआ, फिर एक पहले की लाइफ से नया लाइफ आ रहा है, ऐसा यहाँ पे समझाया। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? यूरेन मिलर ने किया। इतना ही कंसेप्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ओके, चलो आपको एक डाउट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 वाला देख लेता हूँ किधर गया, जस्ट वेट। स्लाइड नंबर शायद, यस आपका भी सेम प्रॉब्लम था क्या? अभी आप भी पूछ रहे थे मुझसे, क्लास में हो क्या? रिस्पॉन्स करो यस। किसने बोला बेटा अथर्वैसा? आप ये क्वेश्चन मुझसे 2-3 बार कर चुके हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक और बार फिर से कंप्लीट इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा दो, ऐसा तो नहीं है क्या? नहीं है ना? नहीं, वैसे हमारा जब रिवीजन सेशन चालू होगा ना, उसमें आप डिमांड कर सकते हो कि नहीं सर वो वहां पे वो नहीं समझा, वहां पे वो नहीं समझा। अरे डायग्राम बहुत आसान है अथर्व। बेटा टाइम मिला तो अभी करते हैं, यस वेट करो थोड़ा सा, बहुत इजी है, करवा देता रिवाइज वो भी, डोंट वरी, टेंशन ना लो। 88 था कि 78 था? 88 पे तो मेरे पास स्लाइड ही नहीं है। रियली आपका कौन सा डाउट था? क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कौन सा समझाना है? अरे 81 वाला, पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स, 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला है कि? चेक करो एक बार जल्दी से, देखो जल्दी से। ये 200 प्लांट बोला है। हाँ ये वाला है, रिसेसिव। एक मिनट में ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन कौन सा दिख रहा है आपको? पता नहीं यार, ये क्या हो गया? देखो स्क्रीन कौन सा दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिखा क्या? चेक करो जरा। हाँ शायद ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, एम आई राइट? तो देखो क्या कहा है, एक पॉपुलेशन 200 इंडिविजुअल्स है, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 200। तो 72 होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे सिंपल 200 यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है ये, इस टोटल में 72 होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब इसने क्यू स्क्वायर को दे दिया यहाँ पर। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल बोला है इसने। डोमिनेंट एलिल मतलब इसमें पी फाइंड करना है, क्यू स्क्वायर दे दिया है बट पी को फाइंड करना है। तो क्यू स्क्वायर जो है इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो है कितना है? 200। तो 72 को उस टोटल पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ऐसे सिखाया था मैंने, मल्टीप्लाई 100 करते। देखो कितना आता है इसका कैलकुलेशन, है क्या कैलकुलेटर? 72 डिवाइडेड बाय 200, आई थिंक 36% आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ आंसर आ गया। अब ये 36% को हमको क्या करना पड़ेगा?
परसेंटेज हटाएंगे तो 0.36 हो जाएगा। अभी 0.36 पी क्यू स्क्वायर है, 0.36 जो है क्यू स्क्वायर है, तो क्यू हमको निकालना है यहाँ पर। तो क्यू को निकालने के लिए हमको अंडर रूट लेना पड़ेगा 0.36। देखो मैथ्स वाले, कितने लोग मैथ्स वाले हैं बताओ, कितना आएगा, कितना होगा? 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है। तो क्यू यहाँ पे जो निकल के आया वो कितना आ गया? 6 आएगा क्या? अरे 6 नहीं आएगा, 0.6 आएगा ना। ये 0.36 है तो ये 0.6 आ गया। अब ये जो 0.6 आया, तो अब मुझे बताओ 0.6 जो है ये क्या है? क्यू है। तो पी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पी निकालना है तो 1 माइनस क्यू होता है। तो P को निकालने के लिए 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो P आ गया यहाँ पे कितना? 0.4। आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में? देखो ये दिया 0.4। 0.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने होंगे? स्लाइड 79 में डाउट था यार, मैसेज तो टेलीग्राम पे किसी ने नहीं पूछे, अभी सभी को डाउट आ रहे हैं। 79 स्लाइड देखना पड़ेगा किधर है मेरे पास। ये वाला है कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील स्मॉल ए, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 0.60, मींस क्यू दिया है। ये वाला है। अरे इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना, मुझे लग रहा है एक एक करके आप सारे पूछने वाले हो अभी मुझसे। चलो समझा देता हूं, बहुत इजी है बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक पॉपुलेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी रिसेसिव एलील, मतलब किसकी बात हो रही है? क्यू की, 0.60। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट ऑफ कैपिटल ए जीन? ठीक है, तो यहां पे हमें क्यू दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्यू दिया है कितना? 0.60। तो पी क्या होगा ये बताओ? पी कितना आएगा? 0.40 हो जाएगा, तभी तो 1 होगा ना। अब 0.40 है तो ये पी दिया है, अभी हमें पी स्क्वायर निकालना है। पी स्क्वायर निकालना, 0.40 मल्टीप्लाई 0.40 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 0.16 आ जाएगा। अब परसेंटेज में आप निकालोगे तो कितना आएगा? 0.16 आया और परसेंटेज में 16% हो जाएगा आंसर इसका, ऐसा आता है। स्लाइड दिख रहा है क्या सभी को? स्लाइड दिख रहा था ना, ये जो राइटिंग किया मैंने? बेटा जिसे नहीं दिखा वो रिज्वाइन करो। समझ गया? लास्ट स्टेप में गलती हो गई थी, अब समझा। बहुत इजी है बेटा, चलो ओके। और कुछ डाउट है किसी के? और बेटा जिन लोगों ने पोस्ट नहीं किए डेटा, प्लीज पोस्ट करो। ओके, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, अब इसे आप रिक्वेस्ट समझो या इसे मेरा ऑर्डर समझो, बट आपको कंप्लीट करना है ये। पोस्टिंग होना चाहिए हर असाइनमेंट का। ओके, चलो यस को एक डाउट आ रहा था डोमिनेंट इपिस्टेसिस में। तो देखो बेटा मेंडल का 9331 जो रेशियो आता है, ठीक है, 9331 रेशियो, तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस में क्या हो जाता है? 12:3:1 हो जाता है। मतलब ये 9 और 3 जो है ये सेम कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9331 में अब हमने क्या देखे थे कि ये वाला जो है ये टोटल डोमिनेंट है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई इस तरह से रहता है। 3 वाला जो रहता है यहाँ पे कैपिटल आर
इधर कुछ भी रहेगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये वाला जो रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसा रहेगा। तो डोमिनेंट में क्या होता है, ये सेम कलर के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है और ये दूसरे रहेंगे। तो इस तरह से इसका रेशियो 12:3:1 रहता है। अपने वाला लेक्चर अटेंड नहीं किए थे लगता है बेटा। रिसेसिव में रिसेसिव रहेगा तो 9:3:4 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो एपिस्टेटिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस। समझा? जेनेटिक्स के जो डाउट है वो पूछना है, ऐसा नहीं था बेटा। और यदि ऐसा था तो उस टाइम के लिए था, या फिर जेनेटिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट था ना, वो ऐसा असाइनमेंट था कि आपको मैंने एक टीचमेंट पे पेपर लिया था, आपका टेस्ट पेपर, और उसके जो क्वेश्चंस थे उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना था। ठीक है, हाँ, यदि कर दिए होंगे तो ठीक है। या फिर जेनेटिक्स के डाउट पूछना था तो आप डाउट पूछो वहां पे, यदि असाइनमेंट में रहा होगा तो। और नहीं रहा होगा तो फिर जो भी आपके लिए दिया है वो रहा होगा। ये गूगल क्लासरूम में ने भी ना बहुत सारी चीज अपडेट कर दिया है अभी। यार देखो, बहुत सारे लोगों के अभी असाइनमेंट पेंडिंग दिख रहा है बेटा, कंप्लीट करो डेडलाइन के पहले तक के। और ऐसा कोई है कि आपने लिस्ट में जाओ, चेक करो, पूछो। अभी किसी को कुछ और पूछना है, और कोई भी डाउट आज बेटा, कोई भी डाउट है, अभी टाइम है हमारे पास, आप पूछ सकते हो। नहीं होंगे तो फिर आपको छुट्टी आज। हैप्पी पोला, पोला मनाओ। जाओ बेल वेल लेके जाओ कहीं, थोड़ा गिफ्ट मिल जाएगा, भला हो जाएगा थोड़ा सा। रियल वाला ले जाना लेकिन। किसी के कुछ डाउट है, पूछना है किसी को कुछ? साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप्स, बड़ा म्यूटेशन, उसको साल्टेशन कहते हैं। साल्टेशन मतलब स्पेसिएशन, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से नया कुछ वहां पे डेवलपमेंट हो गया। पॉल्यूटेड में डार्क वाला रहेगा ज्यादा। हाँ बेटा सर्व। तारेस के कितने असाइनमेंट पेंडिंग है वो व्यू दिखाना है आपको। तारेस का 1 मिनट, ये दिख रहा है क्या? आपको भी दिखेगा बेटा, आपका जो गूगल क्लासरूम है ना, ये प्यूपल, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपका नाम आएगा। अब मेरे इसमें तो लिस्ट आती है, आपके इसमें डायरेक्ट आता है। क्या नाम से आईडी आपकी? तारेस नाम से? ये क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ये आ गया, ये है बेटा तारेस आपका। हार्डी वेनबर्ग आपका सबमिशन नहीं आया है। 11th बॉटनी एनालिसिस, इसका सबमिशन नहीं है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आ गया है। ये टेस्ट पेपर एनालिसिस आपने नहीं दिए हो सबमिट। ओके, बाकी इधर आ गया है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ये भी आपका नहीं सबमिट हुआ है। उसके बाद ये क्लास नोट सबमिट करना था बेटा, ये इसका डिटेल दिया था, क्लास नोट सबमिशन का लिस्ट दिया था। ओके, तो जो भी क्लास नोट्स है वो सबमिट करना था, ये नहीं आया है। और कोई है जो और कुछ जानना चाहता है? नेक्स्ट टेस्ट में 11th के कौन से चैप्टर आएंगे? अच्छा तारे आपने टेलीग्राम पे दे दिए थे, तो एक काम करो, उस जगह पे उस पे जाके कमेंट डाल दो कि ये मैंने टेलीग्राम पे दिया हूँ। संडे को बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर चाहिए, बहुत नेटवर्क इशू था इसलिए ओपन नहीं हो रहा था। अदिति बेटा, एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो, नहीं मिलता है तो फिर मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके छोड़ दो, बट रिपोर्ट करना क्या है, फिर मैं बात करता हूँ, फिर वैसा मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब बेटा निनाद ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी एक स्पीसीज है मान लो, यहाँ से जब ग्रो करेंगे तो ऐसे 2 अलग अलग पार्ट में डाइवर्सिफाई हो गई,
फिर ये या तो सस्टेन करेगी या मर जाएगी फिर, बट ये आगे बढ़ेगी तो ये ऐसा डेवलपमेंट इसमें होते रहता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक ब्रांच लाइक पैटर्न बन जाता है, इसको ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं। ग्रुप पे आ गया बेटा पेपर, देखो मिल गया होगा, ग्रुप पे दिया हुआ है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो यू कैन लीव नाउ। बाय बाय आर्यन, टेक केयर। जिसके डाउट हो क्लास पे रहेंगे, बाकी अपना स्टडी करो बेटा आगे का। स्टेट बोर्ड का पढ़ो, कुछ पूछना है तो पूछो, चलेगा। पढ़ो उसे, पढ़ो। बोर्ड में मैडम ने पढ़ाई होगी ना, वैसे पढ़ा रही है ना मैडम, कंप्लीट करा देगी। उसके बाद प्रॉब्लम रहा तो उनसे पूछो या मुझसे पूछो। सारे हो गए क्लास में, ये 3 और मिसिंग में दिख रहे हैं, देख लेना ये। ओके बेटा, थर्व चलेगा ना, पूछो आप, पढ़ो और पूछो। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। गणेश कितने बार बताना पड़ेगा बेटा? फिर उसके बाद इन्हांसमेंट फूड प्रोडक्शन, ये सब मैंने आपको होमवर्क में दिया हूँ पहले से। इनके आपको टेबल जो है वो सब पोस्ट करना था, ये मैं भी ये दोनों का क्रिएट कर दे रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर का। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये चैप्टर ऐसे है बेटा, ये एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में हो जाएगा, ये 2 या 3 लेक्चर में हो जाएगा, इसका देखते कितना लगेगा। तो ये मान के चलो कि 1 वीक के आसपास आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल थ्योरी पर बेस्ड है। बट ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ के रखना है, ये +3 पेज वाला कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करता, याद रखना, ठीक है? ये सारा चैप्टर एक साथ पढ़ के आओ एनसीईआरटी से। हाँ, इसके बाद हम लोग ये चैप्टर हो जाएगा ना, तब हम मॉलिक्यूलर बेसिस और बायोटेक पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए बेटा हम लोगों को। बट ये चैप्टर हो जाएंगे तो हमें ऐसा फील आएगा ना कि हमारे चैप्टर हो गए, नहीं तो फिर ऐसा काउंटिंग में ऐसा लगता है इतने सारे बच्चे हैं। अपने डेडलाइन के पहले तक के कंप्लीट भी हो जाएगा फिर सब कुछ। नेक्स्ट टेस्ट में बेटा जूलॉजी से रिलेटेड आपका सारा पोर्शन आएगा, जैसे एनिमल किंगडम हो जाएगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में ना ये नहीं रखते, आपका सेल बायोलॉजी रख लेते सारा, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सारा रख लेते हैं, चलेगा ना? फिर उसके नेक्स्ट टेस्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगा, इसके साथ एक और ऐड कर लो, एनिमल किंगडम ऐड कर लो यहाँ पर, सेल बायोलॉजी प्लस एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इतने रख लो यहाँ पर। फिर एक और रह जाता ना, वो वाला कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक काम करते हैं, ऐसा रखते हैं, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक पार्ट में रख लेंगे। सेल बायोलॉजी बचता है, फिर उसको एक पार्ट में रख लेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी रहता है, उसको एक पार्ट में रख लेंगे। तो 1 2 3, अब प्लांट फिजियोलॉजी आपका हो गया है। तो नेक्स्ट टेस्ट में ये वाला रख लेते बेटा, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चलेगा?
फिर एक इसमें टोटल सेल बायोलॉजी और एक इसमें टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसा रहेगा। ये याद रखना, अभी बता दिया मैंने आपको। ये नोट कर लो बेटा और लिस्टिंग दे देना, मुझे पोस्ट कर देना, नहीं तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, आगे आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा बताए थे। चलो एंड करते हैं, थैंक यू, बाय। अब किसी के डाउट नहीं आ रहे, न्यू चैप्टर न्यू डे से स्टार्ट करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।